खम्मा गणिसा। आप सब वीडियो देखो तो चैनल ने सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि लेक्चर फीस बस आपरो सब्सक्रिप्शन है। हम चालू सा राम राम। तो ये पर्टिकुलर न्यूज़ रिलेटेड है जो अभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन ने कमेंट किया है इंडिया पे कि और ये कमेंट पर्टिकुलरली इसलिए किया गया है ओआईसी के द्वारा कि इंडिया में अभी रामनवमी के दिन थोड़ा कम्युनल वायलेंस के कुछ इंस्टेंसेस देखने को मिले थे और जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन पे कुछ अटैक्स हुए थे। अभी डेलिबरेटली अटैक हुए थे या इसका क्या रीज़न था, इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पर क्योंकि ऐसे अटैक्स हुए तो ओआईसी ने इंडिया पे ही डायरेक्ट कमेंट कर दिया और ये कमेंट काफ़ी इस्लामोफोबिया लग रहा है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं इंडिया की जो एक सेक्युलर इमेज है वो डैमेज होती है ना। और इससे काफ़ी एक रॉन्ग मैसेज जाता है इंटरनेशनली, क्योंकि आप देखेंगे तो इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन का जो अगर हम नंबर देखें ओवरऑल तो वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और उसमें जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो सेकंड नंबर पे आती है। अगर हम माइनॉरिटी के पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखें सबसे ज़्यादा हिंदूज़ हैं और उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे जो पॉपुलेशन आती है वो मुस्लिम कम्युनिटी से आती है। तो इस प्रकार के अगर कमेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो सेक्युलर फैब्रिक है उस पर एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि इंडिया में सारे धर्मों को समान मान्यता दी गई है। तो इस प्रकार के कमेंट को लेके जब जैसे ओआईसी ने ऐसे कमेंट किया तो फिर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है कि ओआईसी को इस प्रकार का कमेंट नहीं करना चाहिए था और इसको स्ट्रांगली कंडेम किया इस स्टेटमेंट को। और क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये कहा है कि ये कमेंट कहीं ना कहीं एंटी इंडिया जो प्रोपेगेंडा चलता है उससे रिलेटेड है और ये इंडिया की इमेज को डैमेज करता है। ठीक है, तो यही था ये। और अगर मैं इसमें आपको ओआईसी के बारे में बताऊं, थोड़ा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दूं, तो इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन और ये बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अगर ये इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस जैसे रहते हैं ये हमारे आईआर वाले टॉपिक में कवर होते हैं। GS2 के अंदर बेसिकली ये आता है टॉपिक और इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन उसमें भी पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी आ जाता है, जैसे इंडिया इसका मेंबर है या नहीं। तो इंडिया में आपको बता दूं वैसे इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है पर इंडिया आज की डेट में इसका मेंबर नहीं है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें अगर मैं मेंबर्स की बात करूं तो आज की डेट में 57 स्टेट्स हैं, 57 कंट्रीज़ हैं जो इसकी मेंबर्स हैं। और ये जो कंट्रीज़ हैं इसमें इंडिया शामिल नहीं है। पर अगर मैं ऐसे इसकी मतलब ओवरऑल वॉल्यूम की बात करूं तो इसमें ये मतलब सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल, मतलब इंटर गवर्नमेंटल एक होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इन कंट्रीज़ की गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर यूएन। फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यूएन है और सेकंड कौन सा है, ओआईसी। ठीक है, तो इसीलिए ये इंटरनेशनली हम देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। तो इस प्रकार की कमेंट अगर ओआईसी करता है तो ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि एंटी इंडिया जो एजेंडा है उससे अफेक्टेड है ओआईसी। क्योंकि इंडिया में कम्युनल हार्मोनी की हम बात करें तो कभी कभी कुछ कम्युनल ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं पर ओवरऑल इंडिया में काफ़ी हार्मोनी है। बहुत सारे लोग मतलब यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं, वसुदेव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। तो इस प्रकार के कमेंट करना सही चीज़ नहीं है, यही हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी कहा था। और फिर इसका अगर मैं हेडक्वार्टर भी बताऊं आपको तो ये है हमारा सऊदी अरेबिया में, जो जेद्दा सऊदी अरेबिया है वहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, और ये बेसिकली जो कलेक्टिव इसको ये कहते हैं, दिस इज़ कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, ऐसा इसका कहा जाता है कि ओआईसी का मतलब ये है कि इट इज़ कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है, और ऐसे हम क्या इसमें ऐसा भी इनका ये क्लेम किया जाता है कि दे ट्राई टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड हार्मोनी। ठीक है, तो यही था इस पर्टिकुलर
आर्टिकल में, और साथ में मैंने आपको इसमें कुछ जो बैकग्राउंड है ओआईसी के बारे में वो भी बता दिया, और ये 1969 में बेसिकली इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड था। आई होप सो आप अच्छे से समझ गए होंगे, और क्या कमेंट किया था इससे रिलेटेड, क्या कंट्रोवर्सी थोड़ी सी जो क्रिएट हुई थी वो भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और जो सेकुलर जो है ये वर्ड, ये बेसिकली हमारे जो प्रियम्बल है उसमें भी एडेड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में, इंडिया एज अ कंट्री विच इज़ सेक्युलर, तो ये चीज़ उसमें भी एडेड है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये न्यूज़ बेसिकली रिलेटेड है अरुणाचल प्रदेश के कुछ रीजन्स में। अभी रिसेंटली चाइना ने अपने खुद के नाम दिए हैं, मतलब कि कुछ जो जैसे इसके मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ तो उसके 11 रीजन्स में चाइना ने अपने नाम दिए हैं कि ये चाइनीज़, मतलब चाइनीज़ टेरिटरी है, ऐसा क्लेम किया है फिर से, और उसके 11 रीजन्स पे अपना नामकरण भी किया है। तो इसको लेके इंडिया ने कहा है कि ऐसे इन्वेंटेड नेम्स जो हैं ये रियलिटी को ऑल्टर नहीं कर सकते, यानी अरुणाचल प्रदेश आज भी इंडिया का ही स्टेट है। और ऐसा करके चाइना जो भी अपने, मतलब जो अपने चाहता है अब कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट बन जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो जो रियलिटी है वो रियलिटी रहेगी, आज भी अरुणाचल प्रदेश इंडिया का ही पार्ट है, और ये हमारा इंटरनल मैटर है। इसमें चाइना बिल्कुल भी बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो यही इंडिया ने भी कहा है, और ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ऐसे किसी भी कंट्री के, मतलब जो स्टेट्स हैं उसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। और स्पेशली जो इंडिया और चाइना के बीच में पंचशील समझौता हुआ था उसमें साफ साफ बात की गई थी कि आप इंटरनल जो मैटर्स हैं और जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, एक तो आप इंटरनल मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होगे, साथ में टेरिटोरियल एक दूसरे की जो कंट्रीज़ है वो आपस में इनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को इंटैक्ट रखेंगे और उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। पर फिर भी चाइना ने फिर से ये क्लेम किया है, ये बहुत ही गलत है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 2 बार चाइना क्लेम कर चुका है। पहली बार क्लेम किया था 2017 में, दूसरी बार चाइना ने क्लेम किया कि भाई ये वाली जो, मतलब उसने क्या नामकरण किया कुछ पर्टिकुलर रीजन्स का, तो पहले 2017 में किया, फिर 2021 में, और अब फिर से 2023 में चाइना ने ये क्लेम किए हैं। और चाइना ने कुछ सर्टेन सेवरल प्लेसेस जो अरुणाचल प्रदेश के बेसिकली 11 जो प्लेसेस हैं उनका नाम दिया है, जो कि काफ़ी गलत है, क्योंकि इंडिया के जो स्टेटस ऑफ इंडियन सोवरेनिटी है उसको अफेक्ट करता है। मतलब पर तो भी इंडिया ने यही कहा है कि किसी भी हालत में ऐसे नाम देने से ये इंडिया की सोवरेनिटी को बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंडिया के ही पार्ट रहेंगे। चाहे चाइना कुछ भी कहें, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया 2017 में, 2021 में भी ऐसा कहा है। तो जनरली चाइना ऐसा क्यों करता है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट जो इंडियन डिग्निटरीज हैं वो अगर विजिट करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तब जनरली चाइना ऐसा क्लेम करता है। फॉर एग्जांपल 2017 में जो दलाई लामा है उन्होंने विजिट की थी अरुणाचल प्रदेश की, दलाई लामा ने। तो उनकी विजिट करने के बाद में चाइना ने ऐसा फिर से जो मतलब जो चाइना की जो अरुणाचल प्रदेश के कुछ रीजन्स है उनका नाम चाइनीज़ नेम्स पे रख दिया। उसके बाद 2021 में जो हमारे पूर्व जो वाइस प्रेसिडेंट थे वेंकैया नायडू जी, उन्होंने विजिट की थी, तो तब भी चाइना ने ऐसा किया। फिर 2023 में अभी जो भूटान के जो पीएम है वो इंडिया में उन्होंने विजिट किया, पर फिर भी अपनी असर्टिवनेस को, अपनी बिलीजरेंस को शो करने के लिए चाइना ने फिर से इंडिया के कुछ रीजन्स में अपने नाम दिए हैं। तो यही ये बेसिकली न्यूज़ थी। अब इसमें आपको क्या जानने की ज़रूरत है, इसमें आपको ये पढ़ने की ज़रूरत है कि ऐसा चाइना बार बार अरुणाचल प्रदेश में एक तो क्लेम क्यों करता है, फिर इसके साथ में जो हमारा ईस्टर्न सेक्टर है जहाँ पे चाइना, कौन कौन से रीजन्स में चाइना कंटिन्यूसली जो है वो अपना क्लेम करता रहता है, वो हमें पढ़ने की ज़रूरत है। फिर मैकमोहन लाइन है, वो क्या होती है, तो मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ये जो मैंने कल बॉर्डर इशू डिस्कस किया था, भूटान और चाइना और इंडिया जो ट्राईलेटरल बॉर्डर है डोकलाम वाला, एक ये इशू भी है, ये भी मैंने कल डिस्कस किया था, तो आप कल की वीडियो में देख सकते हैं। और अभी भूटान के जो पीएम है उनकी जो विज़िट है उससे क्या जो आउटकम निकलते हैं वो भी हम देखते हैं। जैसे कि अभी तो इन्होंने यही कहा है कि अभी भी इंडिया में काफ़ी ट्रस्ट, गुडविल और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो वो किसी भी रीजन से वो चीज़ अफेक्ट नहीं होगी। पर क्योंकि भूटान जो है, उन्होंने ये भी क्लेम किया भूटान के जो पीएम ने कि अभी कोई भी इंट्रूजन नहीं है, मतलब चाइना को लेके उन्होंने ये कहा कि कोई इंट्रूजन नहीं है। एक तरीके से ये भी प्रायोरिटाइज करता है कि चाइना की, मतलब भूटान इसमें एक प्रायोरिटी देता है चाइनीज़ पोजीशन को, क्योंकि भूटान के अकॉर्डिंग चाइना कोई भी क्लेम
नहीं कर रहा है, मतलब चाइना का कोई इंट्रूजन नहीं है, पर फिर भी हम जानते हैं कि चाइना कंटिन्यूसली बॉर्डर पे लेके अपने क्लेम को करता जा रहा है कि ये इंडिया का ये मतलब चाइना का पार्ट है, इस तरीके से। ठीक है, तो चाइना की ने, जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड सच लिस्ट निकाली, पहले उसने 2017 में निकाली थी, फिर 2021 और 2023 में। तो जब जब कोई इंडियन डिग्निटरीज विजिट करते हैं तब वो इस तरीके के क्लेम करता रहता है, ऐसे स्टेटमेंट ऑफ आउटरेजेस देता रहता है। ठीक है, तो बॉर्डर डिस्प्यूट क्या, तो सबसे पहले तो मैकमोहन लाइन। तो 1913 से 1914 में जो एक शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस टाइम पे आप जानते हैं कि इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर में था। तो जो ब्रिटिश इंडिया, उनके रिप्रेजेंटेटिव चाइना और तिब्बत, इन तीनों कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में मिले थे शिमला में, और फिर उसमें ऐसा सेटलमेंट हुआ था बाउंड तो फिर उसके बाद में एक सेटलमेंट हो गया था कि तिब्बत और इंडिया की बाउंड्री फिक्स हो गई थी, और तिब्बत और चाइना के बीच की बाउंड्री भी फिक्स हो गई थी। और इस चीज़ को जो तीनों कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, चाइनीज़ रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी, इंडिया ने भी और तिब्बत ने भी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 890 किलोमीटर्स की बॉर्डर ड्रॉ हो गई मैकमोहन लाइन पर। उस टाइम पे मैकमोहन लाइन अगर मैं आपको बताऊं तो उसकी लेंथ थी, जैसे मैं इसमें जो मैप है वो ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, जो भूटान का ईस्टर्न सेक्टर है, उस ईस्टर्न सेक्टर से यहाँ तक की जो इन चाइना म्यांमार का जो बॉर्डर है ना, चाइना म्यांमार का बॉर्डर, उसमें जो ईसू रेजी पास है वहाँ तक की जो लेंथ थी, बस वही मैकमोहन लाइन डिक्लेयर की गई थी ब्रिटिश इंडिया के द्वारा। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो ब्रिटिश एम्पायर है वो एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने फिर से जो नॉर्थवर्ड्स मूव किया, और उसके बाद में जो तवांग मॉनेस्ट्री वाला रीजन है, जैसे अभी मैं आपको बताऊं इंडिया में तवांग मॉनेस्ट्री जो है वो वाला जो रीजन है, वो भी फिर उस पर भी ब्रिटिश एम्पायर ने अपना क्लेम कर दिया। ठीक है, तो एक तरीके से मैं कह सकती हूँ ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इस पूरे पे ब्रिटिश इंडिया ने अपना क्लेम कर दिया था। ठीक है, तो इस वाले के लिए तो अर्लियर एक्सेप्ट कर लिया था चाइना ने, जो मैकमोहन लाइन डिसाइड हुई थी, फिर इसको एक्सपैंड कर दिया था। तो इसको चाइना ने ये क्लेम किया कि ये इलीगल है, और कहीं ना कहीं चाइना की हिस्टोरिकल टाइज है जो तवांग मॉनेस्ट्री और लहासा रीजन तिब्बत में है उनके बीच में। ठीक है, तो चाइना ने इस चीज़ को सिरे से नकार दिया स्टार्टिंग में। ठीक है, ये फिर क्या हुआ, 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ, फिर इंडिया आज़ाद हो गया था। फिर इंडिपेंडेंट इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में वॉर हुआ। उसमें क्या किया, एक तो जो PLA जो आर्मी है चाइना की, ठीक है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये चाइनीज़ आर्मी का बेसिकली नाम है। तो उस आर्मी ने जो ये वाला एरिया है उसका जो अक्साई चीन वाला पोर्शन है, अक्साई चीन वाला जो पोर्शन है वो अपने कब्जे में ले लिया। वैसे इंडिया आज भी उसे क्लेम करता है कि इंडिया का पार्ट है, पर इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, मतलब इसको क्लेम किया जाता है, क्लेम्ड बाय इंडिया बट एडमिनिस्टर बाय चाइना। पर अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो इस वाले एरिया को 1962 वाले वॉर में पूरा इस पर ऑक्यूपाई कर लिया था PLA आर्मी ने। ठीक है, फिर क्या हुआ, यूनिलैटरली सीज फायर में इसको विड्रॉ कर दिया, और फिर कहा कि ठीक है हम जो मैकमोहन लाइन है उसको मानेंगे, और फिर यूनिलैटरली PLA आर्मी ने यहाँ से विड्रॉ कर लिया 1962 वॉर के बाद। तो तब से जो अरुणाचल प्रदेश है वो बेसिकली इट इज़ क्लेम्ड बाय चाइना बट एडमिनिस्टर बाय इंडिया। चाइना अभी भी क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट है, पर इंडिया उसको एडमिनिस्टर करता है, और इंडिया के अकॉर्डिंग ये अरुणाचल प्रदेश इंडिया का ही इंटीग्रल पार्ट है। और ये वाली मैंने बात की है बेसिकली अक्साई चीन को लेके। अक्साई चीन आज की डेट में चाइना के कंट्रोल में है, पर इंडिया कहता है कि ये इंडिया का पार्ट है अक्साई चीन। ठीक है, तो अब तो ऐसा हो गया है कि चाइना आज की डेट में तो पूरा जो ऑलमोस्ट पूरा अरुणाचल प्रदेश है आज के टाइम पे, उस पूरे अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करके कहता है कि ये चाइना का पार्ट है। और मतलब
उस टाइम पे तो जब वॉर हुआ था तब तो 90,000 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया था उसी पे ही क्लेम कर रहा था, पर आज की डेट में चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश में खुद का क्लेम मानता है और खुद का जो स्टेट है इसको मानता है, और इसका नाम भी चाइनीज़ नेम दे दिया जैंगनान। ठीक है, और ये अपने मैप में भी शो करता है, खुद का जो चाइनीज़ मैप है उसमें ये शो करता है कि ये अरुणाचल प्रदेश इंडिया का ही पार्ट है। तो ये मतलब हम कह सकते हैं इंडिया पर इसको डिनाई करता है इस क्लेम को, और यही कहता है कि इंडिया जो अरुणाचल प्रदेश है वो आज भी इंडिया का पार्ट है। प्लस इस प्रकार की जो बिलिजरेंट सिचुएशन आ रही है उसको कम्प्लीटली इंडिया डिनाई करता है। तो चाइना इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे अपने क्लेम करता है, ताइवान हो गया, जो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट हो गया उसमें जो भी आइलैंड्स है उन पे भी चाइना अपना क्लेम कंटिन्यूसली बढ़ाता जा रहा है। तो इट शोज ग्रोइंग चाइनीज बिलिजरेंस। और इसी वजह से कल मैंने जो एक्सप्लेन किया था जापान ने अपनी न्यू पॉलिसी लाई है वो इसी डायरेक्शन में, ड्यू टू ग्रोइंग चाइनीज बिलिजरेंस। न्यू पॉलिसी क्या है? FOIP, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। तो आई होप सो आप अच्छे से इस आर्टिकल को समझ गए होंगे, इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी अच्छे से आपको समझ आ चुकी होगी। ये न्यूज़ बेसिकली रिलेटेड है, अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो ग्रोथ है उसको, जो उसकी जो फोरकास्ट है उसको कम कर दिया है। मतलब पहले इंडिया की ग्रोथ वर्ल्ड बैंक क्लेम कर रहा था कि 6.6% तक होगी, पर अब रिसेंटली एक रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि वो ग्रोथ 6.3% तक हो जाएगी। तो इसकी क्या बेसिकली रीजंस है वो हम देखेंगे, प्लस इसमें क्या इंडिया जो है क्या इसमें इंडिया के सल्यूशंस हो सकते हैं जिससे कि इंडिया की ग्रोथ और बढ़ पाए। और अगर मैं पूरे साउथ एशियन रीजन की बात करूं तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की ग्रोथ तो 6.6% तक होगी, और ओवरऑल अगर साउथ एशियन रीजन की बात करें तो उसकी ग्रोथ सिर्फ 5.6% तक ही होगी। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि इंडिया जो उसका जो उसके नेबर्स हैं उनसे फार बेटर है। स्पेशली अगर श्रीलंका की बात की जाए तो उसकी इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी और -4.2% की रेट से, मतलब वो उसकी जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसमें ये कहा है कि वो -4.2% तक डिक्रीज़ हो जाएगी, और पाकिस्तान जो है उसकी जो इकॉनमी है वो सिर्फ 0.4% की रेट से बढ़ेगी। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमारे नेबर्स से इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो फिर भी अभी और भी इसमें चांसेस हैं कि इंडिया इम्प्रूव कर सकता है। तो अगर मैं इसमें आपको थोड़ा जो इसमें कहा गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इंडिया की ग्रोथ कम हुई है, अगर वो चीज़ मैं आपको बताऊं तो इसका सबसे पहला रीज़न है कि इंडिया की जो बोरोइंग कॉस्ट है, बोरोइंग कॉस्ट का मतलब हुआ कि जो जैसे कि अगर कोई बिजनेस पर्सन है वो अगर बैंक से लोन लेते हैं टू स्टार्ट द बिजनेस, या फिर किसी पर्टिकुलर रीज़न से अगर बैंक से लोन लेंगे तो जो बोरोइंग कॉस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। तो इसमें आप इससे भी लिंक कर सकते हैं, मैंने आपको पहले जैसे आर्टिकल बताया था जो SVB बैंक था, वो जैसे अभी हम जैसे ग्लोबल सिनेरियो भी देखें तो जो बैंक्स हैं वो कंटिन्यूसली डूबते जा रहे हैं, तो इस वजह से RBI को जो रेपो रेट है वो भी बढ़ानी पड़ रही है, और उस वजह से इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं, है ना। तो इससे बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, और बोरिंग कॉस्ट बढ़ती है तो जो लोगों की कंजप्शन कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ होती है, तो इससे जो इनकम ग्रोथ है लोगों की वो भी कम होती है। तो ये सारी रीजंस की वजह से जो इंडिया है उसकी ग्रोथ फोरकास्ट थोड़ी कम बताई गई है। ठीक है, फिर जो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन है वो भी अब तक का सबसे लोएस्ट फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन हो गया है, मतलब बिलो 20% हो गया है, मतलब इट ड्रॉप्ड बिलो 20%, इतना कम रह चुका है, मतलब इट ड्रॉप्ड बिलो 20%, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये भी एक रीज़न है। अगर जैसे अगर इंडिया की मैं पॉपुलेशन की बात करूँ तो फीमेल जो है उनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 50% है, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में उनका रेट इतना कम है, तो ये भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है इनफॉर्मल सेक्टर। जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो ना तो और ग्रो किया है और ना वो श्रिंक हुआ है, तो ये भी एक कंसर्निंग इशू है, क्योंकि उससे ना तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, और इससे एक मतलब जो एक ग्रोथ फोरकास्ट है उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब इसके सोल्यूशन क्या है? तो एक तो स्ट्रक्चरल एजेंडा इंडिया को बनाना होगा जो कि
ज़्यादा इंक्लूसिव हो, जिससे कि जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो और बढ़ पाए। और वो पार्टिसिपेशन कब बढ़ेगा, जब जैसे बोरिंग कॉस्ट है वो कम हो, जैसे लोग और मतलब बिजनेस वगैरह में इन्वेस्ट कर पाएँ, इन्वेस्टमेंट बढ़े, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी हम बात करते हैं तो FDI FII वो भी अगर बढ़े, तो अगर ये सारी चीज़ें शामिल होती है तो उससे हम कह सकते हैं जो ग्रोथ है इंडिया की वो और बढ़ सकती है। और अगर मैं अभी जैसे इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की बात करूं तो इसमें जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रो किया और सेकंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर ग्रो किया है। ठीक है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया और जो जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो बढ़ाए। और उसके लिए क्या हो सकता है, एक तो जो सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स है वो और इम्प्रूव हो। वैसे वो आज की डेट में काफ़ी अच्छी है इंडिया की, वर्ल्ड बैंक ने भी यही कहा है कि ये सोशल प्रोटेक्शन में इंडिया काफ़ी काम कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट। पर इसके साथ में और भी अपॉर्चुनिटीज़ लेबर फोर्स को प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि जो उनकी ग्रोथ है वो इंश्योर हो पाए और जो कंजप्शन है वो भी बढ़े। ठीक है। तो बस यही था ये आर्टिकल। आई होप सो आपको अच्छे से ये समझ आ चुका होगा। ये बहुत ही छोटी सी न्यूज़ है। बेसिकली जो राजस्थान का राइट टू हेल्थ बिल था उसको लेके इतने टाइम से प्रोटेस्ट हो रहा था, वो प्रोटेस्ट अब फाइनली जो प्राइवेट सेक्टर में जो डॉक्टर्स थे जो इसको लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने अब इसको बंद कर दिया है। अब ये प्रोटेस्ट नहीं होगा। इसका मेन रीज़न ये है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और जो नर्सिंग होम एसोसिएशन है उन्होंने गवर्नमेंट के साथ में एक MOU साइन कर लिया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और उसके हिसाब से कुछ 8 पॉइंट्स हैं जिन पे कुछ हम कह सकते हैं एक डील काइंड ऑफ साइन हुई है। और उसके बाद में एक एग्रीमेंट हो गया है। और अब प्राइवेट जो सेक्टर के हॉस्पिटल्स, स्पेशली जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, वो अब जो कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट कर रहे थे वो अब नहीं करेंगे। इसके बारे में और भी मैं आपको जो भी इसमें 8 पॉइंट्स हैं उसमें क्या क्या लेके और डेवलपमेंट्स हुए हैं वो मैं आपको आगे जो इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल आता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी। और राइट टू हेल्थ बिल के बारे में आप डिटेल से अगर जानना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ है वो भी आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है कि ये राइट टू हेल्थ बिल कैसे राइट टू लाइफ जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसका आर्टिकल 21 है उससे कैसे ये रिलेटेड है। और बाकी और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की, इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, इसके क्या प्रोज और कॉन्स हैं, वो सारी चीज़ें मैंने 1 बाय 1 डिस्कस की थी। तो आप पुरानी वीडियो में जाके भी इसे चेक कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलरली जो न्यूज़ है ये रिलेटेड है जो इंडियन जुडिशल रिपोर्ट आई है 2022 की, उससे रिलेटेड। तो उसमें क्या क्या पर्टिकुलरली डेटा दिया गया है और इसमें क्या क्या बात की गई है। जैसे इसमें कहा है कि मोर विमेन जजेस एट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देन हाई कोर्ट। अब जो विमेन जजेस की जैसे इसमें बात की है, साथ में जो कास्ट डाइवर्सिटी है उसकी भी बात की गई है कि हाई कोर्ट्स के अंदर आज की डेट में कास्ट डाइवर्सिटी बहुत कम है। प्लस जो दूसरे अगर मैं सारे जैसे सारे इंक्लूसिव डेवलपमेंट की भी जैसे बात की जाती है, दूसरे सोशल इकोनॉमिक स्टेटस वाले सेक्टर्स की, सारे सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो उसमें जैसे SC STs OBCs और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है उनका रिप्रेजेंटेशन भी जो हाई कोर्ट्स है उसमें काफ़ी कम है, उसकी भी इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात की गई है। साथ में बहुत सारा डेटा भी दिया गया है जो पर्टिकुलरली हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो हमारा UPSC है उसमें 2021 में उसके जो GS2 का पेपर है उसके मेंस के पेपर में ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली आया है, डायरेक्ट ही आया था विमेन जजेस को लेके। तो वो क्वेश्चन क्या था वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये क्वेश्चन था, देखिए 10 नंबर का था कि डिस्कस द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू विमेन इन हायर जुडिशरी टू इंश्योर डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। तो इन सारी ज़रूरतों की वजह से हम मतलब ये सारे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको फुलफ़िल करने के लिए हायर जुडिशरी में विमेन का ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है। तो इसी की बात की गई थी। और इसी को लेके अगर मैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल की भी बात करूं तो जैसे न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं इश्यूज़ को, है ना। तो इसमें यही कहा गया है कि जो जैसे विमेन जजेस है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो गया, हाई कोर्ट भी हो गया, तो उन सब में उसके परसेंटेज की बात की गई है कि कितनी है, कितना है और कैसे हम बढ़ा सकते हैं, वो हम कह सकते हैं इसमें। और नेक्स्ट कोई एडिटोरियल पर्टिकुलरली इस रिपोर्ट के बाद में पब्लिश ज़रूर होगा, तो उस एडिटोरियल में और बात की जाएगी कि विमेन रिप्रेजेंटेशन को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे वो हेल्पफुल हो सकता है अपनी सोसाइटी के इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए। तो अगर कोई एडिटोरियल आता है तो उसमें भी मैं इस चीज़ को डिस्कस करूँगी। अभी पर्टिकुलरली जैसे एक ये वाला आर्टिकल था और एक आर्टिकल था इसके साइड बाय साइड ही कि जो जजेस की वैकेंसीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है हाई कोर्ट्स में और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में भी। इस वजह से भी जो पेंडेंसी है, केसेस की जो पेंडेंसी है
उसकी रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इससे भी रिलेटेड डेटा है। तो इस पर्टिकुलर इन दोनों आर्टिकल्स में बेसिकली डेटा की बात की गई है और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा है जो हम जैसे एग्जाम में जैसे कोई क्वेश्चन आता है मेंस में, तो हम कैसे उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट है ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है। किन किन का दक्ष है, एक विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी है, इसके अलावा और भी है जैसे कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव है, फिर कॉमन कॉज है, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस है, फिर मैंने जैसे विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी बताया ये है, फिर TISS प्रयास है, दक्ष है। तो इन सब की पार्टनरशिप और इनके कोलैबोरेटिव एफर्ट से इस प्रकार की रिपोर्ट्स को पब्लिश किया जाता है और इसका डेटा हम कह सकते हैं काफ़ी रिलायबल और रियलिस्टिक डेटा होता है, जो हम मतलब इसकी जो रिपोर्ट के आउटकम्स है वो हम अपने एग्जाम में लिखेंगे तो हमें डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे इसके रिपोर्ट का क्या है जैसे आउटकम है, जैसे मैं पहली बात करूँ तो जैसे यही बात की गई कि मोर विमेन जजेस है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज के टाइम पे 35% विमेन जजेस है, जबकि हाई कोर्ट में सिर्फ 13% ही है। तो इससे भी हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे एक जो हम जैसे लेडर में ऊपर मूव करते हैं, तो जैसे सब ऑर्डिनेट कोर्ट से फिर हाई कोर्ट आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट आता है, तो हम देख सकते हैं कि हाई कोर्ट में सिर्फ 13% ही आज की डेट में, जो भी स्टेट से उनके हाई कोर्ट्स में आज की डेट में सिर्फ 13% ही विमेन जजेस हैं। ठीक है, फिर अगर इसमें भी अगर मैं सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करूं तो सबसे ज़्यादा गोवा में है, गोवा में 70% विमेन जजेस है, जबकि मेघालय और नागालैंड में 63% है। ये मतलब सेकंड रैंक पर आते हैं। तो ये जैसे हम देख सकते हैं जिन स्टेट्स में, इससे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ स्टेट्स में तो इनमें जैसे ओवरऑल जजेस का नंबर भी कम है। जैसे सिक्किम है, उसके हाई कोर्ट में 33.3% विमेन जजेस, जब ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पे जो टोटल जजेस है वो भी सिर्फ 3 ही है ना। फिर अगर मैं किसी पर्टिकुलर जैसे आपको बताऊं कि ऐसे कौन से हाई कोर्ट है जहाँ पे कोई विमेन जजेस नहीं है, तो वो मैं इस पर्टिकुलर मैप से भी आप देख सकते हैं। इससे क्या ज़्यादा टाइम तक चीज़ें याद रहती है। जैसे बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया और त्रिपुरा हो गया, यहाँ पे आज की डेट में कोई विमेन जज नहीं है इन स्टेट्स में। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें बात की गई थी इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कि कास्ट डाइवर्सिटी हाई कोर्ट्स में आज के टाइम में अनअवेलेबल है, ऐसा स्टेटमेंट इस रिपोर्ट में था। साथ में कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो कोई भी एक भी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मतलब जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स है स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, वो कोई भी SC ST OBC के जो कोटाज होते हैं, उनके जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, उनको फुलफिल आज की डेट में कोई भी कोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, और अगर 2018 से 2022 के मैं अगर हाई कोर्ट के डेटा की बात करूं तो टोटल जो अपॉइंटेड जजेस थे वो तो 537 थे। उसमें से SC के जो जजेस है वो सिर्फ 2.8% है, ST में सिर्फ 1.3% है, OBC में 11% है और माइनॉरिटीज़ में सिर्फ 2.6% है। तो इससे आप देख सकते हैं जो रिप्रेजेंटेशन है जजेस का वो भी काफ़ी अनइवन है। मतलब एक हम कह सकते हैं देयर इज़ लैक ऑफ इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एट हाई कोर्ट लेवल, ये भी हम कह सकते हैं इसमें, है ना। मतलब एक इंक्लूसिव सारे जो कम्युनिटीज़ है सब जो जितने भी हमारे जितने भी इसमें कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व है उन सबका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कोटा। वो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ में भी लैक कर रहे हैं। साथ में विमेन जजेस भी कम है। फिर जो वैकेंसीज ऑफ जजेस है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। जैसे सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात करूँ तो हाई कोर्ट में 1108 जजेस होने चाहिए। तो अब आप कहेंगे कि इतने सारा डेटा कैसे याद करें, तो आप इसमें जैसे कोई क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं कि मोर देन 1000 जजेस हाई कोर्ट की इतनी सैंक्शन स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आप अगर ऐसा भी अप्रॉक्सीमेट डेटा भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर फंक्शनिंग जजेस की बात करें तो सिर्फ 778 है। फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट की बात करें तो मोर देन 24,000 है सैंक्शन स्ट्रेंथ, पर फंक्शनिंग सिर्फ 19,000 के अप्रॉक्सीमेट ही फंक्शनिंग स्ट्रेंथ है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है कि सैंक्शन स्ट्रेंथ तो ज़्यादा है पर फंक्शनिंग काफ़ी कम है। पर इसको लेके भी जो ये रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि अगर सारे सैंक्शन पोस्ट को भी फुलफिल कर दिया जाए तो जो एक स्पेस है उसकी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जुडिशरी का वो काफ़ी पुराना है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करने की ज़रूरत है। प्लस इसमें कोर्ट्स को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। ये स्पेशली सॉल्यूशंस की बात हो रही है। ठीक है, और अप्रोप्रिएट प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट मतलब शुरू किए जा सकते हैं, जैसे जो कि फीमेल जजेस को मतलब उनको बढ़ावा दें और जो कास्ट डाइवर्सिटी है उन चीज़ों को भी इंश्योर किया जा सके। इसके लिए अप्रोप्रिएट मेजर्स भी इसके लिए अपनाए जा सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें एक केस क्लियरेंस रेट है, उसकी भी बात की। केस क्लियरेंस रेट ये होता है कि कितने केसेस क्लियर हो गए, मतलब जो केसेस फाइल हुए थे उसमें से कितने केसेस क्लियर हो गए। ठीक है, पर ईयर की ये बात होती है। तो हाई कोर्ट में ये केस क्लियरेंस रेट कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रही है। जैसे 88.5%
2018 में, जो 94.6% हो गई 2022 में। तो आप देख सकते हैं जो केस क्लियरेंस रेट है वो बढ़ रही है हाई कोर्ट में। वैसे हम देखें पेंडेंसी तो वो हाई कोर्ट में ज़्यादा है, पर केस क्लियरेंस रेट हाई कोर्ट में बढ़ती जा रही है। और अगर मैं पर्टिकुलरली राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में डेटा काफ़ी मतलब कंसर्निंग है, क्योंकि राजस्थान में सिर्फ 65% ही केस क्लियरेंस रेट है। तो इससे जो पेंडेंसी, अगर केस क्लियरेंस रेट अगर कम रहती है तो इससे क्या होता है कि जो केसेस की पेंडेंसी है वो बढ़ती है। ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड कोई अप्रोप्रिएट सोल्यूशन वाले मेजर्स आते हैं न्यूज़पेपर में भी, और भी अगर मुझे मिलते हैं तो मैं आपको इससे अपडेट करती रहूँगी। आई होप सो आपको ये सारे आर्टिकल समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी कर दिया करें वीडियो को जब भी आपको अच्छा लगे तो।